नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है बहुमुखी प्रतिभा के धनी समर्थ रचनाकार शैलेय जी की लिखी एक सशक्त कहानी। मैं द्रौपदी नहीं हूँ। बीड़ी फेंकिए। अगली सीट पर बैठी महिला ने पीछे की सीट पर बैठे बीड़ी पीते हुए आदमी को तीखे स्वर में टोका। साथ ही उसने अपनी साड़ी का वह किनारा भी दिखा दिया जिस पर चिंगारी गिरने से छोटे छोटे छेद हो आए थे। मधुसूदन शर्म से गड़ गया। गहरे अपराध बोध से बोला, सॉरी मैडम, गलती हो गई। उसने अपने आप पर खींचते हुए बीड़ी का बंडल और लाइटर खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि बस में बीड़ी पीना सख्त मना है। महिला के बगल में बैठा उसका पति समझ गया था कि बीड़ी के धुएं से उसकी पत्नी को परेशानी हुई है। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, अब नहीं होगा। मैंने बंडल और लाइटर दोनों बाहर फेंक दिए हैं। मधुसूदन ने दोबारा हाथ जोड़ दिए। उस आदमी ने आगे की ओर मुंह कर लिया। सहसा उसे प्यास महसूस हुई और उसने अपनी पत्नी से पानी की बोतल मांगी। पानी की बोतल बैग से निकालते वक्त महिला सतर्क थी। तब भी उसके पति की नज़र साड़ी के उस हिस्से पर पड़ गई जहां बीड़ी की चिंगारी गिरने से छोटे छोटे छेद हो आए थे। उसे गुस्सा आ गया। लाल पीली हो आई आंखों से उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों, ये साड़ी कब जला ली? पत्नी घबरा उठी। उसने संयत होते हुए बहाना बनाया, दरअसल जब हम लोग 3 व्हीलर से उतर रहे थे तब बगल वाले 3 व्हीलर में बैठे एक आदमी ने अपनी सिगरेट झाड़ी। 2 चिंगारियां साड़ी पर भी गिर गईं। हमारी ये बस निकलने ही वाली थी, स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए कहते कहते वह पूरी तरह व्यवस्थित होकर बैठ गई। पति ने 4-5 घूंट पानी पिया और बोतल लौटा दी। अखबार पढ़ने लगा, लेकिन साड़ी में हुए 3-4 छेद उसके दिल में कहीं गहरे गड़ गए थे। जाने कैसे उसे पत्नी की बात पर संदेह हो आया। उसने पत्नी का हाथ सख्ती से पकड़ते हुए पूछा, सच सच बता, साड़ी कब जली? भय के मारे पत्नी का रोम रोम थर्रा उठा। सहमती हुई वह सच बोल बैठी, इसी बस में। तो फिर झूठ क्यों बोला तूने? पति का हाथ कुछ और सख्त हो गया। वह कांप उठी। बच्चों की तरह उसने अपने दोनों कानों को स्पर्श किया और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी। पति ने फिलहाल उस वक्त उससे और कुछ नहीं कहा। सीधे पीछे मधुसूदन की ओर मुखातिब हुआ, सच सच बताओ, साड़ी आपकी बीड़ी की चिंगारी से जली थी ना? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। एक बार ही मधुसूदन का मन हुआ कि साफ ना कह दे। फिर सोचा कहीं इसकी पत्नी ने सच बता दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। सो उसने साहस करते हुए अपराध स्वीकार कर लिया। उस आदमी पर जैसे विकट शैतान प्रकट हो चुका था। आंखों में अंगार लिए चीखते हुए बोला, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, पौड़ी गढ़वाल से। क्या करते हैं? अध्यापक हूँ। तो आपको इतनी तमीज नहीं कि बस में कैसे जाना चाहिए? गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, माफी मांग ली है। माफी से क्या मतलब? तुम अगली बस में फिर बीड़ी पियोगे? अरे नहीं भाई साहब, कान पकड़ लिए हैं। मुझे आप लोगों को हुई तकलीफ का एहसास हो गया है। मैं माफी मांगता हूँ सर। मधुसूदन ने हाथ जोड़ दिए। कान पकड़ लेने और हाथ जोड़ने से क्या होता है? चालाकी है यह तो। बच्चों को क्या यही सिखाते हो कि पहले लोगों का नुकसान करो, पकड़े जाओ तो सॉरी सॉरी बकने लगो? अब सब कुछ आपने बोल दिया है साहब, मैं माफी मांगने के सिवा और कर ही क्या सकता हूँ? माफी मांगने से बेहतर होगा अपनी सारी डिग्रियां फाड़ कर जला डालो, डूब मरो। मामला गंभीर होते हुए देखकर पत्नी ने पति को टोकते हुए शांत हो जाने की अपील की, लेकिन पति ने उसका हाथ झिड़क दिया, बीच में मत बोल। पत्नी पति के क्रोध से बखूबी परिचित है, फिर भी उसने अपना हस्तक्षेप जारी रखा। अब इतनी बार माफी मांग ही ली है तो
साथ ही वह चतुराई से काम लेती हुई मधुसूदन से कहने लगी, देखिए भाई साहब, ठीक है कि आपने गलती के लिए माफ़ी मांग ली है। अब बुरा ना माने तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप अपनी सीट बदलकर किसी और जगह बैठ जाएं प्लीज़। लेकिन पति के सीने में धधकती आग इतनी जल्दी ठंडी कहाँ होनी थी। वह सीट बदलने के लिए उठ खड़े हुए मधुसूदन पर फिर बरपा, अजी सीट बदल लेने से क्या आदत सुधर जाएगी? ऐसे लोगों को सीधे बस से उतार देना चाहिए। अब तक चुपचाप गलती स्वीकार कर लगातार माफी मांगते चले आ रहे मधुसूदन का मन इस बार कुछ गहरे तक भिद गया। उसके मन में आया, अब अगर इस आदमी ने आगे कुछ कहा तो कसकर एक झापड़ इसके गाल पर जड़ देगा। फिर ख्याल आया कि छोड़ो यार, इतने लंबे समय बाद घर जा रहा हूँ, साथ में 30,000 की नकद रकम है, उलझना ठीक नहीं। उसने पीछे वाली सीट पर किनारे बैठी सवारी से सीट बदलने का निवेदन किया, लेकिन उसने तो मधुसूदन को आत्मसम्मान से जीने की हिदायत ही दे डाली। बोला, देखिए भाई, हमारी समझ में तो आप भी नहीं आए। आखिर जब आप इतनी बार माफी मांग चुके हैं, बंडर लाइटर दोनों फेंक दिए हैं, तो फिर इस आदमी का लगातार अनाप शनाप बके जाने का क्या मतलब? सो तो ठीक है भाई साहब, अब गलती हो ही गई है तो आप कुछ सहयोग कर इस जगह बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी। सॉरी, मेरे पैर में चोट है। मधुसूदन उदास हो गया। सहयोग के लिए उसने उससे भी पीछे वाली सीट की ओर देखा तो एक यात्री उठकर खड़ा हो गया। यहाँ आ जाइए भाई साहब। मधुसूदन ऊपर लगी बेंच से अपना बैग निकालकर अपनी सीट से बाहर निकलने लगा तो महिला के पति ने उसे फिर टोक दिया। जा तो रहे हैं जनाब, हमारी परेशानी, हमारे नुकसान का भी कुछ अंदाजा लगाया है आपने? मधुसूदन अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन जैसे उसे इस झंझट से मुक्ति का रास्ता भी मिल गया। खुश होकर उसने पूछा, बताइए भाई साहब, रफू में कितना लग जाएगा? तभी आसपास की सीटों पर बैठे लोगों ने सहमति दी। एकदम ठीक है भाईजान, आप इनको रफू का खर्च दे दीजिए, मामला अभी शांत हो जाएगा। एक दो आवाजें महिला के पति के पक्ष में भी उठी। यार, महंगी साड़ी है, अगले को दर्द तो होगा ही। रफू के खर्च देने की बात पर उस आदमी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी का चेहरा जैसे विनती, दया और भय के भंवर से झूलता लग रहा था। हाँ, इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद अब रफू के पैसे के लिए तकरार करना उसे उचित न लगा और यह भाव उसके चेहरे पर झलक रहा था। पति ने यह भाव ताड़ा तो वह और भी सनक उठा और तत्काल मधुसूदन पर गुर्राया। अच्छा, तो आप रफू के 150 रुपए देकर अपनी बदतमीजी पर टल्ला लगाना चाहते हैं? मधुसूदन के चेहरे पर खीज अब पूरे तनाव के साथ खिंचाई। तभी सीट बदलने को आए उस व्यक्ति ने महिला के पति को आड़ो हाथे ले लिया। बदतमीजी तो दरअसल आप कर रहे हैं जनाब, हद हो गई। अगले आदमी ने 100 बार माफी मांग ली है, सीट भी बदल रहा है, रफू का खर्च भी उठाने को तैयार है, तब भी आपको चैन नहीं? शर्म आनी चाहिए। महिला के पति ने इस आदमी के बीच में बोलने पर सख्त खिलाफत की। देखिए, मैं आपसे तो कुछ नहीं कह रहा, आखिर मैं भी मैनेजर हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, फैक्ट्री है मेरी, कार खराब हो जाने के कारण आज बस में बैठा हूँ, मुझे एहसास है कि मेरा क्या नुकसान हुआ है। आपको क्या, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? देखिए, आप बड़े आदमी होंगे तो अपने लिए, बस में सबने बराबर का टिकट लिया है, खामखा से पूरे 1.5 घंटे से आपने तमाशा मचा रखा है। गलत आदमी का साथ देना क्या तमाशेबाजी नहीं है? अब महिला का पति इस आदमी पर खींच पड़ा। जरा जबान संभाल कर बात करिए, सुबह से कड़ी मेहनत करता हूँ, फालतू बकवास बर्दाश्त नहीं होती। बेहतर होगा कि आप रफू का हर्जाना लेकर चुप हो जाइए।
महिला को झगड़े की अब गहरी आशंका हुआ। वह भयभीत गिड़गिड़ाती हुई अपने पति को शांत हो जाने को कहने लगी। इधर मधुसूदन को उस आदमी के बोलने का बल मिला। उसे लगा कि लफड़े का सही सही अंत हो रहा है और उसने रफू के हर्जाने के तौर पर जेब से फटाफट 100 रुपए निकाले। तभी महिला का पति इस नए आदमी से फिर उलझ गया। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? आपने अपनी सीट उसे दे दी लेकिन उसे समझाया नहीं। वह आदमी मधुसूदन की खाली हुई सीट पर बैठते बैठते फिर खड़ा हो गया और मधुसूदन से कहने लगा, भाईजान, ऐसे झक्के आदमी से आप ही निपटिए, आप ही यहां बैठ जाइए। और वह आदमी वापस अपनी सीट पर चला गया। मधुसूदन अपनी जगह खड़ा रह गया। इधर इस आदमी का मूड खराब हो जाने वाली बात पर महिला के पति पर तत्काल असर हुआ, लेकिन साड़ी में हुए छेद उसे बराबर कचोट रहे थे। उसने सोचा क्यों ना इस आदमी को चतुराई से अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए। कहने लगा, माफ कीजिए भाई साहब, अगर मेरी कोई बात आपको हर्ट कर गई हो तो। हम अपने दोस्त के यहाँ शादी में जा रहे हैं। इतनी महंगी पार्टी वेयर साड़ी है, इन श्रीमान का क्या सॉरी कहा और बात खत्म। खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए श्रीमान, ऊंचे कद का आदमी अपने से छोटों को ऐसा नीचा दिखाने में नहीं लगा रहता। मुझे तो आप निहायत बदतमीज और दम्भी किस्म के लगते हैं। ये कहते हुए वो आदमी सीट के किनारे से बाहर निकल गया। पहले तो केवल 2-3 सवारियां ही ये सब सुन रही थी, लेकिन अब समूची बस को पता चल चुका था। 100 बार माफी मांग लेने के बाद भी लगातार अनाप शनाप सुने जाना भी तो कोई तुक नहीं। आखिर मधुसूदन को लगा कि उसका भी कुछ आत्मसम्मान है और उसके भीतर का लावा तेजी से उबलने लगा। वह अपनी पुरानी सीट पर आया, जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और महिला के पति की ओर बढ़ाते हुए बोला, महोदय, ये रहा रफू का हर्जाना, गलती माफ, किस्सा खत्म। तो क्या 100 रुपल्ली से रफू हो जाती है इतनी महंगी साड़ी? 3-3 छेद हो गए हैं, तो ये लो 200 रुपए ले लो। मधुसूदन ने 100 रुपए का एक और नोट निकाला। अपनी ही जेब की शोभा बढ़ाइए इन 200 रुपए से। हम नहीं पहनते टल्ले वाले कपड़े, समझे? हमारा तो सीधे 7,000 का नुकसान हुआ है। बीड़ी पीकर साड़ी तो तुमने जला ही दी, अब भर सकते हो 7,000 रुपए का हर्जाना? बोलो। मधुसूदन को जैसे सांप सूंघ गया। 500 या 1,000 रुपए की बात होती तो एक बार की वह तड़ाक से उसके मुंह पर पटक कर अपनी इज्जत बचा लेता, लेकिन 7,000 के इस विस्फोट से तो उसकी आंखों के आगे मानो घनघोर अंधेरा छा गया। इधर महिला ने पति को फिर से शांत करने की कोशिश की। प्लीज अब छोड़ भी दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? शट अप, तुम्हें तो बैठे बैठे सब मिल जाता है ना। बेमतलब के उपदेश मत झाड़ो, टांग मत अड़ाओ, चुपचाप बैठी रहो। महिला सहम गई। दरअसल वह शादी के पिछले 4 सालों से इस आदमी की रग रग पहचान चुकी थी। इसका बस चले तो ये आदमी रोम रोम से रुपए खाए, हीरे जवाहरात खाए। 2-2 रुपयों के लिए अपने कारीगरों को सताता है। 3 लाख कैश दहेज के बाद भी और रुपयों की मांग करता है। उसे मारता कचोटता है। ये क्या मेरी या किसी और की बात सुनेगा? उधर बस के यात्रियों के बीच तरह तरह की टिप्पणियां उछलने लगी। कोई कहता, इतनी महंगी साड़ी है, अगले को दर्द तो होगा। कोई कहता, हाँक रहा है साला, इतने की कहाँ होगी। ऐसी तमाम टिप्पणियों से महिला के पति को जैसे बल मिल गया। वह अपने नुकसान और पीड़ा को भी जोड़कर कुल हर्जाने को वसूलने की तरकीब सोचने लगा। उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरह इस आदमी से कम 1,000 रुपए झड़वा ही ले। दरअसल इस आदमी की यही चाल है, जिसका इस्तेमाल वह अपने फैक्ट्री के मजदूरों के साथ भी करता है। किसी कारीगर से जरा सी चूक हो जाए तो वह कारीगर को उसकी गलती का एहसास तो कराता ही है, साथ ही आर्थिक क्षति का हर्जाना
सीधे सीधे तनख्वाह में से काटने के अलावा बड़ी चतुराई से कुछ ऐसा काम सौंपता है कि उसे बिना ओवर टाइम लिए देर तक 2-4 दिनों तक अतिरिक्त काम करना पड़े। अपना यही फॉर्मूला उसने यहाँ भी लागू किया। यानी इस आदमी से अगर 1000 रुपये झड़ जाते हैं तो साड़ी की रफू का खर्चा तो निकलेगा ही, और ऊपर से लगभग 500 रुपया बच भी जाएगा। इधर मधुसूदन की जान तो अजगर के जबड़े में फंसी हुई थी। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि पीछे हटना पूरी बस के सामने नाक कटवा देने जैसा था। इतना ही नहीं, इस बस में उसकी गांव बिरादरी के 4-5 लोग भी बैठे हुए थे। वे भी चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। कल पूरे गांव समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए जरूरी है कि इस समस्या का कोई सम्मानजनक हल निकाला जाए। उसने ना चाहते हुए भी जेब से 200 रुपये और निकाले और उस आदमी की ओर बढ़ाते हुए बोला, भाईजान रफू तो आप करवाएंगे ही, मैं सोचता हूँ कि अब 400 रुपये में पक्का हो ही जाना चाहिए, ये लीजिए। लेकिन महिला का पति टस से मस न हुआ। उसी खींच के साथ गुर्राया, गंवार तो तुम हो नहीं, पढ़े लिखे हो, मास्टर हो, तुम्हें या तो ऐसी ओछी हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी, या फिर नुकसान किया है तो उसका सही सही एहसास भी करो। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी का स्टेटस ही ऐसा है कि हम रफू के टल्ले वाले कपड़े नहीं पहन सकते। अब आप फिर क्यों इस गरीब अध्यापक को परेशान किए जा रहे हैं? मधुसूदन की पीड़ा से दुखी होकर उसके बगल में बैठी सवारी ने कहा। फिर वही बात, इसका मतलब आपको भी इसकी बात तो खूब समझ में आ रही है, लेकिन हमारी पीड़ा, हमारी परेशानी और हमारे नुकसान का शायद आपको एहसास नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप चुप ही रहें। परिणाम यह हुआ कि उसने कहा कि अजीब समाज है, एक तो नुकसान, ऊपर से ऐंठ भी। आप दिला क्यों नहीं देते हमारी साड़ी की कीमत? मधुसूदन के लिए अब स्थिति चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी हो गई। कम नहीं, पूरे 7,000 रुपए की दरकार। बस में पड़ोसी, गांव के बिरादरी के लोग, चारों तरफ जग हंसाई। हरिद्वार से नजीमाबाद आ गया है झेलते झेलते। शायद आगे भी ये फजीहत कहाँ तक बनी रहेगी। 3 साल की दिन रात खट खट कर कमाई बचाई गई यह रकम, घर पर टूटती दीवारें, टपकती हुई छत, बूढ़ी माँ, और इस पर भी उसकी सरकारी नौकरी पर जलने वाले पड़ोसी रिश्तेदार। ऐसी विकट हालात में जरा सी चूक पर उठ खड़ी हुई इतनी बड़ी तहमत उसकी आंखों के आगे जैसे सारी दुनिया चक्कर से घूमने लगी। उसने एक निगाह पीछे की तरफ मुड़कर देखा। सारी सवारियों की नजरें उसी पर गड़ी थीं। क्या करे, क्या ना करे। सो उसके आत्मसम्मान का ज्वालामुखी फट पड़ा। महिला के पति से उसने कड़क अंदाज में पूछा, ऐसी की तैसी तेरे स्टेटस की, बोल साड़ी की सही सही कीमत कितनी है? तमीज से बात कर, तू साड़ी की सही कीमत बता। मधुसूदन में जैसे गर्व भर आया था। मधुसूदन के साड़ी की कीमत अदा कर देने की मंशा देखकर महिला के पति में जैसे किसी विजेता की तरह हर्ष की लहरें दौड़ने लगी। वह स्थिति को सहज और नियंत्रण में करने की कोशिश करते हुए बोला, अरे भाई, आप पहले थोड़ा शांत होकर तो बोलिए। शांति की ऐसी की तैसी, सीधे सीधे बोल, साड़ी की कीमत कितनी है? फिर उसने महिला की ओर देखते हुए कहा, बहन जी आप ही बताइए, कितने में खरीदी थी ये साड़ी आपने? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पति की ऊल जलूल कवायद को देखकर भीतर ही भीतर वह महिला खींच और सुबक रही थी। अब मधुसूदन के बगल में बैठा हुआ आदमी मधुसूदन पर बिफर पड़ा। यार, तुम भी अजीब आदमी हो। पिछले 2.5 घंटे से इस आदमी ने तमाशा मचा मचा कर तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर डाली। अपने मुंह से वह 7,000 की कीमत की साड़ी 3 बार कह चुका है। अब दोबारा तिबारा उससे क्या पूछना? एक और यात्री की आवाज गूंजी,
हाँ भैया, अगर है तो पटक दो साले के मुंह पर 7,000 रुपए। रुपए ही तो हैं, इज्जत से बढ़कर थोड़े ही हैं। जिंदगी बनी रहे, आदमी जाने कितने कमाता कमाता है। इस ताबड़तोड़ बहस ने पूरी बहस को उत्तेजना से भर दिया। मधुसूदन जैसे अपनी कमजोरी पर विजय पा चुका था। आत्मसम्मान जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है, उसने सोचा और शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल दिए। 1,000 रुपयों की गिनती करके पूरी 7 गड्डियां निकाली। ले, ये रही तेरी महंगी साड़ी की कीमत। समूची बस मधुसूदन के इस साहसपूर्ण कदम पर जैसे घर से भर उठी। आलम यह था कि जो थोड़े बहुत लोग मधुसूदन के बीड़ी पीने की लापरवाही पर उसे अब तक कोंच रहे थे, वे भी अब उसके साहस और धैर्य पर उसे बधाइयां देने लगे। साथ ही महिला के पति को सभी लोग एक स्वर से काइयाँ, बदतमीज, घमंडी, पैसों का कीड़ा जैसे तमाम उलाहने दे रहे थे। साड़ी की पूरी मुंह मांगी कीमत पाकर महिला के पति की आंखों में जैसे चमक लौट आई, लेकिन ये चमक ज्यादा देर तक टिक न पाई। दरअसल बस में बैठे तमाम यात्रियों के बीच उसे लेकर उछल रहे कड़वे और शर्मनाक विशेषण उसे कचोटे जा रहे थे। उसने सोचा कि उसे अब कोई उपाय सोचकर मामला शांत कराते हुए यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि उसके दिमाग में कोई तरकीब आती, खार खाए हुए मधुसूदन ने जैसे उस पर अपना अमोघ अस्त्र चला दिया। वे पूरे आवेश से खड़े होकर समूची बस को संबोधित करते हुए बोला, सुनो भाई लोगों, आप सभी जानते हैं कि मुझसे बीड़ी पीने की गलती हो गई थी। मेरे दुर्भाग्य से बीड़ी की कुछ चिंगारियां मैडम की साड़ी पर जा गिरी और छेद हो गए। उसके लिए मैंने बहन जी से और इनके पति महोदय से माफी मांगी। बीड़ी का बंडल, लाइटर दोनों बाहर फेंक दिए, लेकिन ये महोदय हरिद्वार से लेकर नजीमाबाद तक सारे रास्ते मुझे किस तरह जलील करते और झगड़ा करते आ रहे हैं, आप सबने देखा। आप सभी गवाह हैं कि मैं लगातार हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगता आ रहा हूँ। 200 करके पूरे 400 रुपया रफू के खर्च का भी दिया, लेकिन ये साहब नहीं माने। अंत में इन्होंने साड़ी के 7,000 रुपए मांगे, मैंने उसका भी भुगतान कर दिया। तो अब मेरा कहना यह है कि साड़ी की पूरी कीमत अदा कर देने के बाद ये साड़ी मेरी हुई। मैं इस बड़े ओहदे वाले, रसूख वाले आदमी से मांग करता हूं कि ये साड़ी को अब मुझे दे दे, ईमानदारी से। साथ ही मधुसूदन ने यह चेतावनी भी दे डाली, यदि इस घमंडी आदमी ने मुझे ये साड़ी नहीं दी तो मैं उसकी इतनी ही ठुकाई पिटाई करूंगा जितना कि इसने मुझे अब तक जलील किया है। चेतावनी सुनकर महिला का पति भौचक्का रह गया। उसे काटो तो खून नहीं। झगड़े तो उसके आए दिन होते रहते हैं, परंतु पत्नी के सामने ऐसी मटियामेट उसकी कभी नहीं हुई थी। आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन ऐसी विकट स्थिति में भी उसने अपनी ऐंठ बनाई रखी। मधुसूदन से वह कड़कते हुए बोला, ठीक है, स्टेशन आने दो, चेंज करवा देंगे। तभी सहसा बस में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट ही नहीं, महाविस्फोट हो गया। एक झटके के साथ वह महिला एकाएक उठ खड़ी हुई और तड़ाक से एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसने अपने पति के गाल पर जड़ दिया। फिर वह मधुसूदन की ओर भी मुखातिब होकर बोली, और तुम भी अपनी बदतमीजी बंद करो। मैं द्रौपदी नहीं हूं। 2 पैसे हो गए तुम्हारे पास, जरा सी ताकत हो गई तो उतर आए सरे बाजार किसी भी महिला की इज्जत उतारने। फिर वह अपने पति पर बिफर पड़ी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी में रुपया ही सब कुछ है या कुछ अपनी मान मर्यादा भी है? मैंने आज तक कभी तुम्हारे आगे आंख नहीं उठाई, मुंह नहीं खोला, किसी बात पर ना नहीं की, लेकिन आज बहुत हो गया तुम मर्दों का अत्याचार। अगर अब तुम में से कोई कुछ भी बोला तो मैं सीधे थाने जाऊंगी, FIR लिखवाऊंगी तुम दोनों के खिलाफ और दोनों को सलाखों के पीछे करवाऊंगी। अचानक हुए इस विस्फोट से महिला का पति हक्का बक्का रह गया, जड़। मधुसूदन भी हैरान। समूची बस में जैसे सन्नाटा छा गया।
उत्तेजना फैल गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला अब कैसे शांत होगा। मधुसूदन ने दोनों हाथ माफी मांगने के अंदाज में फिर जोड़ दिए। महिला के पति के तो जैसे होश उड़ गए। सारी बस के आगे उसकी आंखें अब नीची थीं। उसका जी कर रहा था कि वह ताबड़तोड़ मार से पत्नी के हाथ मुंह तोड़ फोड़ डाले, लेकिन इस समय परिस्थिति एकदम प्रतिकूल थी। पत्नी आज रौद्र रूप में आ चुकी थी। प्रतिक्रिया पर कुछ भी हो सकता था। फिर वो जैसे ही पत्नी को गुर्राते हुए कुछ कहने को हुआ तो पत्नी सतर्कता से खड़ी हो गई और जोरदार आवाज में ड्राइवर से कहने लगी, ड्राइवर भैया गाड़ी रोक दो। कंडक्टर से कहा, भैया गाड़ी रुकवाओ, मैं उतर रही हूं यहीं इसी जगह, मुझे इस बस में और सफर नहीं करना। बस रुक गई। महिला ने अपनी पति की गोद में पड़े 7,000 रुपए झटके से उठाए और वापस मधुसूदन की गोद में रख दिए और फुर्ती से अपना बैग उठाया और दंदनाती हुई बस से नीचे उतर गई। नीचे उतरकर उसने असमंजस में बैठे पति की ओर एक तेज आवाज लगाई, नीचे उतरिए तत्काल, हम दूसरी बस से जाएंगे। पति इस बार कुछ नहीं बोला। शायद उसके लिए अब कुछ बोलने जैसी स्थिति रह भी नहीं गई थी। उसे जैसे मुंह छुपाने की जगह मिल गई। वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ और नजरें घुमाए बस से नीचे उतर गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मैं द्रौपदी नहीं हूँ। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।